हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएल के बारे में। इन्होंने थर्सडे को पोस्ट मार्केट आवर्स अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे रहे इनके रिजल्ट और आने वाले टाइम में क्या इनका शेयर हमें लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एचसीएल भारत की टॉप 5 आईटी कंपनीज में से एक है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और अगर हम इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो इनके तीन बिजनेस यूनिट हैं। पहला है आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज, जिसमें डिजिटल फाउंडेशन से अपने क्लाइंट्स के लिए उनके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। दूसरा इनका जो बिजनेस यूनिट है वो इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज, जहाँ पे ये सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और तीसरा जो इनका बिजनेस यूनिट है वो है प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये मॉडर्नाइज जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर बात की जाए ओवरऑल इनके ऑपरेशन की तो ये 50 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। इनके जो एम्प्लॉयज हैं 1,87,000 से ज्यादा हैं और उसमें 157 डिफरेंट नेशनलिटीज से इनके एम्प्लॉयज आते हैं। और अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 60% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर के पास है, 23% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 11% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 5% रिटेल शेयर होल्डर के पास। तो अब अगर हम बात करें सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, जो कि इन्होंने थर्सडे को पोस्ट मार्केट आवर्स डिक्लेयर किए थे, तो इनका रेवेन्यू 2.9% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और 11.1% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर हम इसमें से करेंसी इंपैक्ट को हटा दें तो इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है पिछले क्वार्टर यानी कि जून 2021 के कंपैरिजन में तो 3.5% है, और पिछले साल के कंपैरिजन में यानी कि सितंबर 2020 के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये 10.5% बढ़ा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 1.6% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और 3.9% पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर एबिटा मार्जिन यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखी जाए तो वो 23.4% रही। और वहीं एबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो उसके मार्जिन रहे वो 19% पे रहे। इसके अलावा कंपनी ने इस क्वार्टर में 14 लार्ज नई डील साइन की हैं, और जिससे कि इनकी जो नई बुकिंग है वो 2.3 बिलियन रही इस क्वार्टर की, और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 38% वो बढ़ी। इसके अलावा कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और आने वाले टाइम के लिए आउटलुक ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में उनका रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रो करेगा, और जो उनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मार्जिन है वो 19 से 21% के बीच में रह सकते हैं। तो ये तो सब बात हो गई कि इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर और पिछले साल से अच्छा लग रहा है। बट क्या ये एज पर एक्सपेक्टेशन है? तो अगर अर्निंग डिक्लेयर करने से पहले जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इनका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20,790 करोड़ से लेकर 21,175 करोड़ तक इनका रेवेन्यू रहेगा इस क्वार्टर का, और इनका रेवेन्यू उससे कम रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कुछ ब्रोकरेज हाउस इसका जो मान रहे थे कि भाई इनका प्रॉफिट 3% से इवन नीचे गिर सकता है, और वहीं कुछ बोल रहे थे कि ये 6.83% तक ऊपर जा सकता है। तो इनका रेवेन्यू जैसे कि 3.9% से बढ़ा है। तो ओवरऑल इन्होंने कुछ एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बेटर किया है और कुछ से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कुछ की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। और अब अगर हम इनके रेवेन्यू को डिफरेंट मिक्स में देखें तो ज्योग्राफी वाइज इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से आता है 62.8%, फिर यूरोप से 28.3% और बाकी का 8.9% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। और अगर इनके सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे बड़ा इनका आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज है, जहां से 72.6% रेवेन्यू अर्न करते हैं, इंजीनियरिंग और आर&डी से 15.7 और प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 11.7। इसके अलावा अगर इनके कस्टमर की बात की जाए तो इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से हैं। इसके अलावा जैसे रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, लाइफ साइंसेज और पब्लिक सर्विसेज में भी इनके क्लाइंट्स हैं। और अगर देखे जाए इनके टॉप 5 से 20 क्लाइंट्स के ऊपर कितना बिजनेस इनको आता है तो वहां पे इनकी डिपेंडेंस थोड़ी कम हो रही है, जो कि अच्छी बात है। ये ओवर डिपेंडेंट नहीं है लार्ज क्लाइंट पे। तो टॉप 5 क्लाइंट का देखा जाए तो पिछले साल उनसे 13.7% रेवेन्यू आ रहा था, जो कि अब 12.7 रह गया है।
वहीं अगर टॉप 20 क्लाइंट्स का देखें तो वो पिछले साल तक 30.6 था, जो कि घट के 29.9 हो गया है। तो ये अपने क्लाइंट्स बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो बात करें अगर हम इनके हेडकाउंट की, तो इनका हेडकाउंट लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 1,53,000 के आसपास था, जो कि बढ़ के अब इस क्वार्टर में 1,87,600 के आसपास हो गया है। इन्हें वे इनके लिए जो एम्प्लॉइज होते हैं आईटी कंपनीज के लिए, वो इनका रॉ मटेरियल होता है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा और इनके एम्प्लॉय काउंट बढ़ता है, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर बात की जाए स्पेसिफिक नंबर की, तो इन्होंने 11,135 नेट एम्प्लॉय ऐड किए हैं पिछले क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट एवर है इन ए क्वार्टर। और आने वाले 2 क्वार्टर में भी कंपनी का प्लान है कि 10 से 12,000 नए एम्प्लॉइज हायर किए जाएंगे। हालांकि अट्रीशन एक समस्या है। अट्रीशन यानी कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, वो पिछले साल जो कि 12.2% था और पिछले क्वार्टर में 11.8% था, बढ़ के 15.7% हो गया है। और ये सारे आईटी सेक्टर की ये प्रॉब्लम है, तो ये एक चीज है जो कि कंपनी को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी ने अपने जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म इंसेंटिव है उसमें स्टॉक ऑप्शन को इंक्लूड किया है। यानी कि अब वो पहले जो 100% कैश अवार्ड देते थे, उसमें अब 70% कैश अवार्ड दिए जाएंगे और 30% उनको नए इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, जो कि उसमें कुछ रिटेंशन क्लॉज होगा। यानी कितने टाइम तक अगर एम्प्लॉय रुकता है तो उसको पे किया जाएगा। तो ओवरऑल इससे वो अपने जो हाई परफॉर्मर हैं उनको रिटेन कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि ओवरऑल इसमें कितने शेयर इशू किए जाएंगे, तो 11.1 मिलियन शेयर, जो कि रफली 0.5% से कम है कंपनी की टोटल इक्विटी कैपिटल का, वो इशू किए जाएंगे। और इसमें अब 3,000 सीनियर लीडर्स कंपनी के इंक्लूड किए जाएंगे। पहले इस प्लान में 1,000 एग्जीक्यूटिव इंक्लूड किए जाते थे। तो ये कंपनी अपने एट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रही है। तो अब अगर हम इसके शेयर प्राइस के बारे में बात करें, तो इन्होंने पिछले 3 साल में 154% की रिटर्न दी है, एक साल में 40% के आसपास। हालांकि पिछले एक वीक में 4% के आसपास नीचे गिरा है, और उसका रीजन ये था कि जब टीसीएस के रिजल्ट आए लास्ट वीक, तो उसके बाद थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट था और उसकी वजह से इसके शेयर में थोड़ी गिरावट देखी गई है। हालांकि इनके रिजल्ट आने के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने 1450 का टारगेट दिया है इसका। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को हम देखें, तो वो एवरेज प्राइस 1360 देते हैं और ऑन द हायर साइड 1653। तो रफली लगता है कि जो अभी थर्सडे को शेयर क्लोज हुआ था 1251 के प्राइस पे, तो वहां से 10 से 30% की अपसाइड दिखती है। और अगर हम इनका पीयर्स एनालिसिस देखें, तो एचसीएल और टेक महिंद्रा वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इनका पी और पीबी रेशो काफी अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, तो यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एचसीएल और टेक महिंद्रा की थोड़ी कंपैरेटिवली कम है। तो अब अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि भाई एचसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो अगर हम सबसे पहले स्पेसिफिकली एचसीएल के लिए बात करें, तो मुझे उम्मीद है कि इसका शेयर काफी गिर चुका है, रिजल्ट इतने खराब नहीं है। लेकिन मान लो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन मीट ना करने से अगर ये थोड़ा सा और नीचे जाता है, तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकता है इसको खरीदने का। लेकिन अगर ये उसके बाद भागता है या इसी प्राइस पे रहता है, तो लॉन्ग टर्म अगर आपका पर्सपेक्टिव है, तो किसी भी गिरावट पे इसको लिया जा सकता है। और अगर हम ओवरऑल आईटी सेक्टर की ही बात करें, इन सभी 5 कंपनी की, तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म अगर आपका पर्सपेक्टिव है, तो किसी भी डिप पे इनको लिया जा सकता है। और उसका रीजन ये है कि आने वाले टाइम में आईटी सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है। पेंडेमिक आने के बाद जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ रहा है, उसमें आईटी और डिजिटल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और इसके अलावा मैंने अभी पीछे कुछ लार्जेस्ट कंपनीज के वीडियो बनाए थे बैंकिंग के ऊपर, ऑटोमेकर के ऊपर। उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपने वो वीडियो देखे हैं, तो टॉप 10 कंपनीज में कोई इंडियन कंपनी नहीं है। लेकिन अब मैं एक वीडियो आईटी सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज पे बनाऊंगा, तो आप देखेंगे कि वहां पे आईटी कंपनीज जो इंडिया की हैं, वो वहां पे हैं। तो इंडिया की आईटी कंपनी शान है और ये आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली हैं। तो ओवरऑल मेरी यही ओपिनियन होगी कि अगर लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव है, तो हर डिप पे आपको इनको लेना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, क्योंकि इन्होंने पिछले एक साल में काफी ज्यादा रिटर्न दी है सभी शेयर्स ने, तो हो सकता है कि कोई रनिंग करेक्शन आए, बट लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बेट हो सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च के बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।